ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें दो चीज़ें हैं। नीट के हिसाब से टॉपिक पूरा यूजलेस है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं आते हैं। आया तो भी एक आधा क्वेश्चन, कभी ना एक आध बार रेयरली आता है, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो एमटीजी से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो इतने फालतू के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, इस टॉपिक के ऊपर एमटीजी में या आर्यंत में या रेजोनेंस की शीट में, एलन की शीट में, कहीं पर भी अपने को एमसीक्यूज अगर देखें तो इतने एक्स्ट्रा के एमसीक्यूज फालतू के रहते हैं जो समझ के बाहर के हैं। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो बाहर के रहते ही है। जब कोई एमसीक्यू नहीं आता है और उस ड्रग की इन्फॉर्मेशन जब अपन विकिपीडिया पे सर्च भी करते हैं तो विकिपीडिया पे कुछ अलग ही दिया रहता है और एमसीक्यू में कुछ अलग ही दिया रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी मतलब एमसीक्यूज भी ज़्यादा इसके कुछ सॉल्व कर नहीं सकते। नीट में भी इसका ज़्यादा कुछ वेटेज इस टॉपिक का है नहीं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अकॉर्डिंग टू नीट, क्योंकि अपन जो स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं वो सिर्फ हम लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको नीट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। लेकिन नीट देना इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, बराबर है। उसका बाकी भी जो लोग, जिन लोगों को नीट नहीं भी देना है, बीएससी भी करना है, वो भी तो पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही 12th में, है ना। और ये सब एजुकेट करने का, अपने को एजुकेट करने का भी रीजन है। भले ही 12वीं के बाद कोई कॉमर्स भी ले 12वीं तक कोई साइंस भी ले रहा है अगर, तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होना चाहिए ऐसा नहीं है, एजुकेशन का भी एक पार्ट रहना चाहिए। लेकिन नीट के कारण की वेटेज है क्या करके हम हर चैप्टर को उस हिसाब से ही देखते हैं, और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज का जो चैप्टर है वो उसमें पूरा वेटेज न होने के कारण पूरे तरीके से क्या कहते हैं इसको, इग्नोर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ये चैप्टर ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज वाला और दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर्स का प्रॉब्लम ऐसा है कि ये दो चैप्टर्स, मतलब ये दो टॉपिक्स ऐसे कि जो सेंसिटिव होने के कारण और इनका नीट में ज्यादा वेटेज न होने के कारण कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ाता नहीं है और डिस्कशन इन चैप्टर्स के ऊपर होता नहीं है। ठीक है, ना पेरेंट्स अपने बच्चों से इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, ना टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो एक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है मूवीज से। ठीक है, कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब क्या चीजें हैं। और तो इसलिए मुझे लगता है कि एज अ टीचर एक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भले ही इसका सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में मैं ये सब चीजें तुम लोगों को बता दूं। तुम लोगों को पता होना चाहिए सब लोगों को कि ये सब क्या चीजें हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या एडवर्स इफेक्ट्स है। टू बी फ्रैंक इसके सिर्फ एडवर्स इफेक्ट्स ही है, इन चीजों के कोई फायदे नहीं है, इसके सिर्फ नुकसान ही है। ठीक है, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड विल शो यू दैट अल्कोहल इज एक्सट्रीमली कूल, है ना, या स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली कूल। इस प्रकार का अपने को एक इमेज बॉलीवुड या हॉलीवुड बना के देता है, और इसके पीछे बहुत सारे और मतलब पूरा सिस्टम ही है कि इन चीजों को कूल बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, बड़ी बड़ी अल्कोहल की एंड स्मोकिंग की इंडस्ट्रीज है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, अगर तुम्हारे पास प्राइम वीडियो होगा तो प्राइम वीडियो में एक डॉक्यूमेंट्री है स्मोकिंग के ऊपर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्मोकिंग सर्च करोगे तो आ जाएगी। इंग्लैंड की जो सेकंड बिगेस्ट टबैको, ये सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो वो कंपनी कई सारे बाकी प्रोडक्ट्स के कंपनीज के हिसाब से भी ज्यादा प्रॉफिट में और ज्यादा अर्न करने वाली कंपनी है। तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी इतनी बड़ी क्यों हो सकती है? तो ऑफकोर्स वो कंपनी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि लोग सिगरेट पीना बंद करें, है ना। तो उनका फिर सबसे बड़ा सहारा रहता है बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर वेज जिसके थ्रू, और इससे बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज वालों को तो फायदा होता ही है, कंपनी वालों को फायदा होता है, और बहुत नेटवर्क है, बहुत मायाजाल है पूरा ये ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग का। ठीक है, क्लास में अपन डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो मतलब एनसीईआरटी में ये टॉपिक भी दिया हुआ है कि बेसिकली इसके प्रॉब्लम्स क्या है वो तो दिया ही है,
लेकिन अगर इसके सब प्रॉब्लम्स है तो फिर लोग ये सब करते ही क्यों है, वो भी दिया है। तो पहले अपन ड्रग्स, एल्कोहल एंड स्मोकिंग के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि उससे क्या क्या फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं कि अगर ये इतनी खराबी चीज है तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते क्यों, जैसे एक बॉलीवुड हॉलीवुड वाला रीजन तुमको बताया है ना, उस टाइप से। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले तो सबसे कॉमन वाली चीज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, व्हेन आई वाज ट्रांसफर्ड टू चंद्रपुर, जब मैं चंद्रपुर आया फर्स्ट टाइम, तो मैं आया चंद्रपुर अप्रैल 2015 में। ठीक है, और जिस दिन मैं चंद्रपुर आया उसके दूसरे ही दिन अल्कोहल बैन हो गया था चंद्रपुर में। तो दूसरे दिन का मैंने पेपर पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर में आया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है चंद्रपुर का, उसमें बेड्स पूरे भर गए, बाहर पेशेंट्स की भीड़ जमा हो गई कि हमको अंदर ले लो, नहीं तो हम मर जाएंगे अल्कोहल के बिना करके। ठीक है, अभी जो हम कोरोना के आउटब्रेक के कारण घरों में बैठे हुए हैं और अल्कोहल की दुकानें बंद है, तो तुम लोग डेली कभी भी पेपर खोल के देखो या न्यूज चैनल देखो तो कोई ना कोई सिटी में कोई ना कोई वाइन शॉप फोड़ा, मतलब बर्गलरी किया है ना, उसको तोड़ के उसमें से अल्कोहल की बॉटल्स चुराई, ऐसी न्यूज आती है। तो ये सब जो, और ये हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं लोग कि हमको बचाओ, हम लोग मर जाएंगे अगर अल्कोहल नहीं मिला तो करके। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चल रहा है इस समय। तुम लोग न्यूज चैनल देख लो, तुमको झूठ लग रहा होगा तो गूगल पे सर्च कर लो, तुमको दिख जाएगा कितने सारे सिटीज में कितने सारे वाइन शॉप्स तोड़े गए हैं, फोड़े गए हैं अल्कोहल चोरी के लिए। तो ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रोफेशनल चोर या बर्गलर्स नहीं है, ये इतने एडिक्ट लोग हैं, नॉर्मल पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग जो अल्कोहल के बिना रह नहीं सकते, और जिसके कारण वो ये सब चोरी चकारी के धंधे के लेवल पे उतरना पड़ रहा है ना। जो न्यूज चैनल, जो पहली बार जब ये न्यूज आई थी वाइन शॉप फोड़ने वाली, तो उसमें एक इतनी खतरनाक चीज बताई थी कि जिन लोगों ने वो वाइन शॉप फोड़ा, उन्होंने सिर्फ वहां से जितनी बॉटल्स वो उठा सकते थे 5-10 बॉटल्स उठाई और भाग गए। वहां पर उस दुकान में पैसे रखे हुए थे कुछ 50,000 रुपीज, उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। ठीक है, सीधी बात है। मतलब इसको वो न्यूज चैनल वाले कॉमेडी की तरह से दिखा रहे थे या आश्चर्य की तरह से दिखा रहे थे कि क्या बेवकूफ लोग हैं, लेकिन इसकी सीरियसनेस को कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये कितनी सीरियस चीज है। दिस इज नॉट अ कॉमेडी थिंग कि वो तोड़ के भाग रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ अल्कोहल की बोतल उठा के जा रहे हैं। मतलब वो कितने एडिक्ट होंगे, वो चोर नहीं है, चोर होते तो पैसे उठा कर ले जाते हैं ना। दिस इज टोटली बिकॉज ऑफ एडिक्शन। तो अल्कोहल कैन टर्न अ नॉर्मल पर्सन इनटू अ थीफ, है ना, इनटू अ बर्गलर। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, एक क्या नाम है यार वो राइटर का, एक अरेबिक राइटर है, काफी फेमस राइटर है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसकी एक स्टोरी है, उसकी स्टोरी में क्या होता है, एक जैसे क्या कहते हैं, गांव का सरपंच होता है ना, उस टाइप का एक, बहुत जैसे अपन इंडिया में तेनालीराम या बीरबल की कहानियां सुनते हैं, वैसे वो अरब कंट्रीज में उनके भी कुछ लोग हैं ना जिनकी वो कहानियां सुनते हैं, चतुराई के किस्से। तो वैसे एक पर्सन की चतुराई की कहानी उस राइटर ने लिखी थी। वो ठीक है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा तुमको। तो उस कहानी में क्या होता है, वो जो चतुर आदमी रहता है, ठीक है, उसको पूछा जाता है, एक आदमी उसको पूछता है कि अल्कोहल पीने वाला अगर एंजॉय करता है तो अल्कोहल पीना खराब क्यों है। ठीक है, तो वो आदमी बोलता है कि अगर अपन ने तराजू लिया, तराजू, और तराजू के एक पैन में अपन ने सब क्राइम्स रख दिए, चोरी करना, मर्डर करना, ठीक है, ये सब, और दूसरे पैन में अल्कोहल पीना, ये चीज रख दिया, तो अल्कोहल पीने वाला जो पैन रहेगा वो तराजू का नीचे जाएगा, मतलब वो ज्यादा बड़ा क्राइम है एज कम्पेयर टू दिस। तो बोलता है कि ऐसा क्यों है, ये तो बेवकूफी है। तो वो चतुर आदमी जो रहता है वो उसका आंसर ये बताता है कि ये जो 5 चीजें है इससे तो तुम बच सकते हो, लेकिन अगर तुम ये एक चीज करोगे तो ये 5 चीजें मतलब कई क्राइम्स बताता है, चोरी करना, घर फोड़ी करना, मर्डर करना, ऐसा पॉकेट मारना, काफी सारे क्राइम्स बताता है 4-5। ये सब करने को तुमको ये एक चीज स्टिमुलेट कर सकती है, तो एक चीज हर प्रकार के क्राइम से बड़ी है, ऐसा वो कहता है। ठीक है, अब ये कहानी सुन के लोग बोलते हैं कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, कितनी कूल चीज है, बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कितना कूल लगता है, अल्कोहल पीते हैं, बैठ के बियर पीते हैं। लेकिन अभी जब कोरोना का आउटब्रेक हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो कहानी है
हजारों साल पहले की कहानी होगी, जबकि भी कहानी होगी, ये कहानी कितनी रियल है अब ये एक्चुअल में अपने को देखने को मिल रहा है ना। तो मेंटल इफेक्ट्स तो तुम सोच लो अल्कोहलिज्म के कितने हैं, क्या क्या भयानक भयानक है। बाकी फिजिकल इफेक्ट्स की अगर तुम बात करोगे, फिजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, तो फिजिकल इफेक्ट्स में क्या क्या होता है। फिजिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले तो लिवर सर्रोसिस होता है, एक फैटी लिवर सिंड्रोम रहता है, फैटी लिवर सिंड्रोम के बाद लिवर सर्रोसिस होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, नॉर्मली जनता उसको एक ही चीज करके ट्रीट करती है कि फैटी लिवर मतलब ही लिवर सर्रोसिस, लेकिन लिवर सर्रोसिस थोड़ा सीरियस फॉर्म है फैटी लिवर का। क्या होता है, लिवर के ऊपर फैट जमा होने लगता है, ठीक है, और लीवर की सेल्स मरने लगती है, क्योंकि लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। तो अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, C2H5OH। ये अल्कोहल है, बराबर है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड मतलब CH2 आएगा ना, CH3 आएगा, CHO, ठीक है। क्या क्या कम हुआ, ये CH3 एज इट इज, ये CHO एज इट इज, बराबर है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, CH2 CHOH C2 1 2 3 4 5, हाँ ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये CH3 एज इट इज है, ये CHO एज इट इज है, ये दो हाइड्रोजन एटम्स गायब हो गए हैं, है ना। तो क्या होता है कि NAD आता है और NADH2 बन के चले जाता है, ठीक है। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये को एंजाइम है, इसके ऊपर ये दो हाइड्रोजन लगा दिए जाते हैं और इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये है डिटॉक्सिफिकेशन, ये काम करता है लीवर। तो इसके कारण ज्यादा अल्कोहल पीने से एक तो लीवर के ऊपर लोड भी आता है, लीवर की सेल्स भी क्रिएट होता है प्रॉब्लम, दूसरी बात लिवर सर्रोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद किडनी के ऊपर लोड आता है, किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है, ठीक है। फालतू चीजें बता रहा हूँ एकदम, मेन चीजों पे तो आएंगे अपन, ठीक है। तीसरा लीवर हो गया, किडनी हो गया, GI ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल में एनर्जी ज़्यादा रहती है और अल्कोहलिक्स जो रहते हैं वो जनरली डाइट के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करने के कारण और बहुत खराब प्रकार का फूड अल्कोहल के साथ खाने के कारण GI ट्रैक्ट खराब हो सकता है, एसिडिटी वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो सब भी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, चिल्लर चीज़ें, इवन ये इसको भी मैं चिल्लर बोल रहा हूँ, इसको भी मैं चिल्लर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी कोई बहुत उतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कैंसर हो सकता है, कैंसर के वक्त मैंने बताया था, अल्कोहलिक्स पूरे तरीके से मना कर देते हैं कि अल्कोहल से कैंसर नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल होता है। इट हैज़ बीन फाउंड आउट बाय न्यूमरस स्टडीज कि अल्कोहल और कैंसर का भी लिंक है, ठीक है। और कैंसर वाले लेक्चर में मैंने तुमको बताया भी था कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग अगर साथ में रहा तो फिर तो कैंसर की प्रोबेबिलिटी अकेले स्मोकिंग या अकेले अल्कोहल के कंपैरिजन में और बढ़ जाती है ना। दूसरा, ये जो लिवर सर्रोसिस है, अल्कोहलिक्स क्या करते हैं, अल्कोहलिक्स ने कहीं से तो भी ये पढ़ के रख लिया है कि 75% भी लीवर खराब हो गया तो वो खुद को रीजनरेट कर सकता है, तो कितना भी अपना लीवर खराब हो गया तो भी कोई इश्यू नहीं है, ऐसा अल्कोहलिक लोगों को लगता है। तो बिंदास, मतलब डरते नहीं है, पर ऐसा नहीं है। तो इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स भी खराब हो ही रहे, वो तो है ही। दूसरा, ये लीवर सर्रोसिस होने के बाद उसको रिकवर हो पाना इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट लाइक दैट कि खराब हो गया तो खराब हो गया, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे कनोटेशंस है उस स्टेटमेंट के, इतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है कि खराब हो गया 75% तो ठीक हो जाता है, 76% खराब हो गया तो नहीं हो पाएगा, 75 तक हो गया तो खराब हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। एज के ऊपर, तुम्हारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, तुम्हारे कितना तुम्हारा रेजिलियंस है तुम्हारे बॉडी के अंदर, है ना, बहुत सारे चीजों का उसके ऊपर इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ऐसा उस चीज को भी वो अल्कोहलिक लोग जो फैलाते हैं उस चीज में कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। दूसरा,
मैंने तुमको बोला कि ये सब सीरियस है, सीरियस है, सीरियस है, ये तो फालतू चीज है, सीरियस सीरियस सीरियस, लेकिन ये भी उतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस ये है, ब्रेन डैमेज। ठीक है, ब्रेन डैमेज। देखो फिजिकल डैमेज कितना भी हुआ ना, तो भी फिजिकल डैमेज को अपन रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है 100% नहीं भी रिकवरेबल रहा तो भी किसी अल्कोहलिक को अगर ध्यान में आ गया कि मैं गलत राह पे हूँ, तो उसका लिवर सिरोसिस काफी हद तक रिवर्सिबल हो सकता है। किडनी डैमेज को तो खैर रिवर्सिबल नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट और डिस्ट्रॉय होने से रोक सकते हैं। कैंसर तो खैर छोड़ दो, तो अलग ही चीज हो गई, ये तो एकदम फालतू की चीज है। लेकिन ब्रेन डैमेज जो रहता है वो अल्कोहलिज्म वाला मोस्टली इरिवर्सिबल रहता है। कोई भी ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल ही रहेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि नर्वस सेल्स, न्यूरॉन सेल्स जो है वो G0 फेज में रहते हैं, और G0 फेज में होने के कारण क्या होता है कि वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते, है ना। तो एक बार डैमेज हो गए तो डैमेज हो गया। तो इसमें सबसे खतरनाक चीज रहती है डेलीरियम। डेलीरियम मतलब वो भूलने लगता है चीजों को, अल्कोहलिक पर्सन, ठीक है, और कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, सोचो ना, मैंने अभी तुमको जो कहानी बताई कि दुकान फोड़ रहे वाइन शॉप और पैसे नहीं चोर रहे। देखो दुकान फोड़ना तो गलत काम है ही, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि अगर तुम दुकान फोड़ ही रहे हो तो सीधा सीधा पैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस अगर पकड़ेगी तो दुकान फोड़ने के लिए जो तुम जेल में जाओगे वो तो तुमने कितने पैसे उठाए या क्या, उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। वो क्राइम तुमने कर ही लिया है, चोरी का काम। पैसे तो उठा लेते, लेकिन पैसे तक नहीं उठाए उन्होंने। 50,000 रुपए थे, सोचो 1,000 रुपए तो उठा लेते। नो, जितनी बॉटल सिर्फ ले जा सकते थे उतनी बॉटल्स। और हर अभी लॉकडाउन में जितनी भी वाइन शॉप को फोड़ने की खबरें आई है, उन सब में यही चीज पाई गई है कि सिर्फ कुछ बॉटल्स, 4-5 बॉटल्स वो अल्कोहलिक लोग उठाकर ले गए हैं। तो सोचने की पावर, लॉजिकल थिंकिंग की पावर कितनी कम हो जाती होगी, कितनी बेवकूफ हो जाता होगा इंसान। ठीक है, ये सोचो, डेलीरियम। दूसरा मैंने तुमको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया था, जिसमें लोग क्या करते हैं, इमेजिन करने लगते हैं चीजों को, इमेजिन करने लगते हैं ना। पूरा का पूरा महल में बैठे रहेंगे, फुटपाथ पे इमेजिन करेंगे हम महल में बैठे हैं, तो उसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअल में लोग मतलब अल्कोहलिज्म के साथ इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अल्कोहलिज्म से स्किज़ोफ्रेनिया तक डेवलप हो सकता है, पूरे तरीके से आदमी पागल हो सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज है एपैथी। एपैथी मतलब लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोशन, स्पेशली पॉजिटिव इमोशन। उसको गुस्सा आएगा, डर लगेगा, वो सब ठीक है, लेकिन अच्छे इमोशन जो है, हैप्पीनेस, है ना, केयर, मर्सी, काइंडनेस, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। वो उस आदमी को अल्कोहल से ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी में कुछ भी नहीं रहता। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अल्कोहल। ठीक है, एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये, और ये ब्रेन डैमेज से निकल पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रिवर्सिबल डैमेज तक, इरिवर्सिबल डैमेज तक इसमें हो सकता है। ठीक है, अगर एक्सेस केस आगे बढ़ गई तो। ठीक है, तो अल्कोहल इज टोटली अ निगेटिव थिंग, टोटली निगेटिव थिंग। ठीक है, फिर लोग ये अल्कोहलिज्म चालू ही क्यों करते हैं? लोग अल्कोहलिज्म चालू करते हैं, उसके जो रीजंस दिए गए हैं वो है, एक तो सोसाइटी, जैसे मैंने तुमको हॉलीवुड बॉलीवुड बताया। ये जो हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले और इवन कई सारे एथलीट्स अल्कोहल के ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इंडिया में तो खैर अभी ये बंद हो गया है, अलाउड नहीं है अल्कोहल की ब्रांड्स की टीवी पे ऐड दिखाना। इसलिए तुमने देखा होगा अल्कोहल के जो ब्रांड्स है वो मिनरल वाटर या फिर म्यूजिक सीडीज के नाम से अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो इन ब्रांड्स में काफी बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स अपने को दिखते हैं, और कई सारे इवन एथलीट्स तक अल्कोहल के ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, देयर इज दिस एथलीट कॉल्ड सुशील कुमार, हु इज अ रेसलर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, वो इतना बढ़िया एथलीट है, उसके बारे में मैंने न्यूज पढ़ी थी कि उसको कितने कुछ करोड़ों रुपीस का ऑफर आया था किसी अल्कोहल कंपनी से कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जा। ठीक है, तो उसने उस कंपनी को पूरे तरीके से नकारा कि मुझे कितने भी पैसे दे दो, मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि बिकॉज आई एम एन एथलीट और मुझे पता है कि अल्कोहल पीने से कितना नुकसान होता है शरीर को। एक एथलीट अल्कोहल कभी पी ही नहीं सकता, उसके बिना वो एथलीट बन ही नहीं सकता।
तो जो चीज मैं नहीं करता हूँ वो चीज मैं दूसरों को नहीं बता सकता हूँ करने के लिए, दैट विल बी एक्सट्रीमली रॉन्ग। और जो लोग मुझे आइडल समझते हैं वो सोचेंगे अरे ये भी तो पीता है, तो ये पीकर भी अगर एथलीट बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। तो कोई अगर एथलीट बनने का ख्वाब भी रखता होगा तो वो इसको सुशील कुमार को देखकर गलत राह पे जा सकता है। इसका उसको अवेयरनेस था तो उसने करोर्स ऑफ रुपीज का ऑफर होने के बावजूद भी उसको मना करके उस ब्रांड को एंडोर्स नहीं किया, है ना। तो रियली प्राउड ऑफ मिस्टर सुशील कुमार, ठीक है। देखना, ही इज अ रेसलर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, नहीं पता होगा तुमको, आई नो। तो ऐसे बहुत कम एथलीट्स या बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स है जो ऐसा सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, है ना। बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो ये एक्टर्स एंड एथलीट्स ये सब जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं अल्कोहलिज्म के कारण, इसमें और बुरा इसलिए लगता है कि ये खुद उससे दूर रहते हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट करके बाकी नॉर्मल जनता को उसके लिए स्टिमुलेट करते हैं। दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, है ना। तुम जैसे एथलीट जो है प्रोफेशनल एथलीट्स उनका तो छोड़ ही दो, वो तो अल्कोहलिज्म कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके साथ एथलीट बनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी सुबह उठ के 10 किलोमीटर रनिंग करे और इतने एक्सरसाइज करे उतना एक्सरसाइज करे, इम्पॉसिबल है, शरीर साथ ही नहीं देता है। लेकिन इवन जो एक्टर्स है उनको भी जब किसी एक्शन मूवी में काम करना होता है और उनको जब मसल डेवलपमेंट करनी रहती है तो उस मूवी के पहले प्रिपरेशन के वक्त और मूवी की शूटिंग के दौरान उनका अल्कोहल एकदम पूरे तरीके से बंद रहता है। तुम कहीं पर भी गूगल पे सर्च करके देखो किसी एक्टर का डाइट प्लान फॉर दिस मूवी ऐसा वगैरह सर्च करके देखो तुम लोग, है ना। बॉलीवुड का हॉलीवुड वालों का भी सर्च करके देख लो तो उसमें स्ट्रिक्टली नो अल्कोहल वगैरह ऐसा कई जगहों पर लिखा रहता है, ठीक है। इंटरव्यूज मैंने पढ़े, हर महीने में पहले हेल्थ मैगजीन पढ़ा करता था तो उसमें कई सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज आते थे तो जो बोलते थे कि आई डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल और एटलीस्ट मैंने किसी एक पर्टिकुलर रोल के दौरान तो अल्कोहल नहीं पिया, ऐसा वैसा बोलते हैं, इंटरव्यू में आता है ये सब। तो खुद वो ये सब नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि उसके साथ वो पॉसिबल ही नहीं है, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो वैसी बॉडी बना ही नहीं पाएंगे, वो एथलेटिसिज्म वो ला ही नहीं पाएंगे और उनका पूरा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन एंडोर्स करके वो मूवी में ये जरूर दिखाएंगे, बढ़िया एक हीरो जाएगा 5-10 लोगों को मारेगा, पूरा मार्शल आर्ट्स कराटे कुंफू करेगा और फिर फाइट होने के बाद बढ़िया एक सिगरेट जलाएगा, बढ़िया जाकर कहीं दोस्त के साथ बैठ के बियर पिएगा, है ना। लेकिन रियलिटी में जब इनको एक्सरसाइज करनी होती है, जो रियल में एथलीट्स रहते हैं वो ये सब चीजें नहीं करते हैं, बस तुमको मिसलीड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर करते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन, ठीक है। और ये बॉलीवुड हॉलीवुड और ये सब चीजों को फंडिंग ऑफकोर्स ये कंपनीज करती है तो काफी सारा बड़ा वेब है वो। नोबडी वांट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फायदा होता है लोगों के अल्कोहलिक या स्मोकर बनने से, तो वो लोग ऑफकोर्स इस चीज को मतलब ये चाहेंगे ही नहीं कभी कि लोग अल्कोहल पीना बंद करेंगे, स्मोक करना बंद करे, ऐसा कोई चाहेगा ही नहीं, है ना। तो बहुत इसके पीछे जाल है, तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये सब जो चीजें कूल करके दिखाई जाती है मूवीज में, इसको अपने को कूल के नजर से नहीं देखना है, वो कूल नहीं है, ठीक है। वो अल्कोहल पीना खराब चीज है, मतलब खराब चीज है, वो 100% खराब चीज है, उसमें 1% भी अच्छाई नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक और बेवकूफी मैं सुनता हूँ अल्कोहलिक लोगों से कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए मैं पीता हूँ। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, एंटीऑक्सीडेंट्स अल्कोहल में नहीं होते हैं, अल्कोहल का तो ये मॉलिक्यूल है, ये कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट जो उसमें रहते हैं वो इसलिए रहते हैं बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स आर बेसिकली फाउंड इन फ्रूट्स, और फ्रूट्स से जब अल्कोहल बनता है तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें भी आ जाते हैं, इसलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। अगर तुमको एंटीऑक्सीडेंट्स की ही चिंता है तो सीधा फ्रूट खाओ, है ना, 20 रुपए के अंगूर खा लोगे, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे और किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स तुमको भर भर के उसमें से मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रहते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में बताऊंगा ऑफकोर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे फालतू की जो साइंटिफिक ज्ञान है ना कि लिवर को फर्क नहीं पड़ता, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, गुड फॉर हार्ट, ये सब 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 झूठ है। ये सब रिसर्च को अल्कोहल कंपनीज फंड करती है और ऐसे फंडेड रिसर्च पेपर्स ये सब चीजें बोलते हैं, इस चीज को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इट इज 100% बैड, इट शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज कूल और गुड इन एनी केस, नॉट इवन %, ठीक है। उससे बड़ा टेंशन इसमें है, सोसाइटी से भी बड़ा, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब दोस्त लोग, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर जब भी तुम लोग जो भी मतलब
वेदर यू आर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और रैंकर्स, जो भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो जब भी तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो हॉस्टल में जाकर रहोगे तो यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, नॉट ओनली फॉर एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग। ये चीज़ बहुत चीज़ों के लिए ये अप्लाई होता है, पीयर प्रेशर है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि अगर जनता कुछ नॉर्मली जनता कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ करती है और कोई पर्सन वो चीज़ नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट बहुत सारा बैकलैश आता है। ठीक है, कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये चीज़ नहीं कर रहा है तो, या फिर कोई चीज़ अलग कोई कर रहा है तो ये तू पागल है क्या, ऐसे कैसे कर सकता है, ये उम्र है क्या ये चीज़ करने की, या ये उम्र है क्या ये चीज़ न करने की, अबे चलना क्या हो रहा है, एक दिन में मर रहा क्या तू, इतना नहीं कर सकता क्या दोस्त के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं। फिर हंसना, मजाक उड़ाना कि ये देखो कैसा पागल है, कुछ भी करता है ना। थोड़ा बहुत फन तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स में होना चाहिए, लेकिन वो इतना जब हो जाता है कि इंसान प्रेशराइज हो जाता है, इंसान खुद के वर्थ को उससे गिनने लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ तो उससे डिसाइड होता है कि मैं वर्दी हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, जीने के लायक हूँ या नहीं हूँ। ऐसा जब हो जाता है तो खुद की इच्छा नहीं भी होगी, इससे बॉलीवुड मूवीज से और सोसाइटी से लोग नहीं भी इंस्पायर हो रहे होंगे, तो भी पीयर प्रेशर ये बहुत बड़ा इशू है। याद रखना बच्चों, जो भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग चालू होने का जो एज है ना, इट हैज़ बीन फाउंड इन वेरियस रिसर्चेस कि 90% से ज़्यादा लोग, ठीक है, 90% से ज़्यादा लोग अल्कोहल या स्मोकिंग बिलो द एज ऑफ 20 चालू करते हैं, बिलो द एज ऑफ 20। ऐसा क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि एक बार तुम 21-22 साल की उम्र क्रॉस कर लो, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाए ना, तो अलग ही एक प्रकार की मैच्योरिटी आ जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, 2-3 साल में ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता है या कोई बहुत जिंदगी इंसान देख नहीं लेता है, लेकिन वो शायद हार्मोन्स के कारण है, या मेरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक में लिखा है कि सेफलाइजेशन, ठीक है, सेफलॉन यानी ब्रेन, तो ब्रेन का डेवलपमेंट टीनेज में भी चलते रहता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो उसके कारण वो डेवलपमेंट चलते रहने के कारण ब्रेन थोड़ा टीनेज के वक्त अनस्टेबल रहता है, ऐसा लिखा है। तो शायद वो डेवलपमेंट पूरे तरीके से खत्म हो जाता होगा, इसलिए होता होगा, बट पता नहीं। 21-22 साल की उम्र रीच होने के बाद थॉट्स बहुत व्हाट विल आई से स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं। और अभी तुम लोगों के थॉट्स कैसे रहते हैं, तुम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो एक जगह पर, तुम्हारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तुमको बहुत एंग्जाइटी फील होती है, फ्यूचर का डर लगता रहता है, बहुत अलग अलग प्रकार के थॉट्स, स्टेबल नहीं रहता है तुम्हारा ब्रेन, है ना। 22-23 साल की उम्र रीच होने के बाद या वो उम्र क्रॉस हो जाने के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है ब्रेन को, एक सीधे लाइन में दिमाग सोचने लगता है, और 17-18 साल की उम्र में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिर्फ ये 21-22 साल की उम्र तक का टाइम है जब तुमको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे से दूर रहना है, मेरी बातों पे विश्वास रखना है, हॉलीवुड बॉलीवुड वाले चौथी पास स्टार्स पे भरोसा नहीं रखना है ना। साइंटिस्ट लोगों की बात सुननी है कि ये सब चीज़ें फ्रूट में मिलती है, इसके लिए अल्कोहल पीने की ज़रूरत नहीं है। लिवर खराब हो गया तो भी, कभी कितना भी खराब हो गया तो भी सुधर जाता है, ऐसा नहीं है। ये 100% खराब चीज़ है, इसमें अपने को विश्वास रखना है। एक बार 21-22 साल की उम्र क्रॉस हो गई तो आदमी को अपने आप समझ आती है और काफ़ी चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज। इस एज में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है गलत कदम पड़ने का। तो इस एज में बच्चों एकदम संभल के रहो, अपने को अच्छे से अपना एजुकेशन ख़त्म करके अच्छा सिटीजन बनना है देश का, है ना, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अल्कोहलिज्म। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स स्मोकिंग। मैं ये चैप्टर एक्चुअली ऐसा वीडियो में पढ़ाना ही नहीं चाहता था, मैं ये क्लास में ही पढ़ाना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं तुमको भी नहीं बता रहा हूँ, मेरे को अजीब लग रहा है वीडियो में बताने को। क्लास में मैं पर्सनली जब तुम लोग सामने रहते हो तो काफ़ी सारी और डिटेल में चीज़ें स्मोकिंग और अल्कोहल की बताता हूँ कि ये कैसे ख़राब है और ये क्यों नहीं करना चाहिए। वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कई सारे वीडियोज़ में तुमको दिखाता हूँ, अगेन यहाँ पर यूट्यूब में दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, मैं वीडियोज़ की तो खैर तुमको लिंक भेज दूंगा। लेकिन इसके बारे में कभी भी तुमको कुछ भी डाउट रहा या तुमको कभी ये चीज़ फील होना चालू ही है, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी, टॉक टू मी पर्सनली, है ना। आई विल डीमोटिवेट यू इन ऑल माई स्ट्रेंथ टू मूव टूवर्ड्स सच थिंग्स, ठीक है। एकदम खुल के मेरे से बात करना अगर किसी को भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो।
ठीक है, यही बात अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वक्त भी करेंगे। होप करते हैं कि वो चैप्टर चालू होते तक तो भी लॉकडाउन खत्म हो जाए और वो चैप्टर तो भी फिजिकली हो, नहीं भी हुआ तो भी अपन दोनों चैप्टर्स एक बार फिजिकली, मतलब नीट के हिसाब से नहीं, मैंने पहले ही बताया नीट के हिसाब से कोई वेटेज नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फालतू चैप्टर्स है दोनों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज भी। पर लाइफ के हिसाब से तुम लोगों से ये सब सेंसिटिव मैटर्स पे कोई बात ही नहीं करता, तो मेरे को लगता है कि ये मेरे मॉरल ड्यूटी है कि एक बार ये इन चीज़ों के ऊपर तुम लोगों से किसी ने तो भी बात करनी चाहिए, इसलिए मैं बस डिटेल में ये सब बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मूविंग टूवर्ड स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब बेसिकली टबैको। स्मोकिंग तो खैर एक तरीका है बस टबैको खाने का। टबैको को खाया भी जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ टबैको, टबैको और चूना जैसा तुमने देखा होगा, या फिर गुटखा के फॉर्म में, है ना, ऐसा भी खर्रे के फॉर्म में, ठीक है, खाया भी जा सकता है या स्मोक भी किया जा सकता है। खाने से अलग प्रॉब्लम है, खाने से टंग या ओरल कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और स्मोकिंग से लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो अल्टीमेटली वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कैंसर तो तुमको होने ही वाला है। ठीक है, मैंने कैंसर पढ़े तो बताया था नंबर 1 रीजन जो है स्मोकिंग का, नंबर वन रीजन जो है कैंसर का वो आज भी स्मोकिंग ही है, हमेशा स्मोकिंग ही रहेगा। स्मोकिंग से ज्यादा कोई ऐसा दूसरा फैक्टर नहीं है जो कैंसर कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये रही बात कैंसर की। अब टबैको में होता क्या क्या है, तो टबैको में सबसे पहली चीज होती है निकोटीन। मैंने तुमको बताया था निकोटीन कैंसर कॉजिंग नहीं है, निकोटीन क्या है, निकोटीन एडिक्टिव है, एडिक्टिव। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टबैको को नंबर 2 पे रखा हुआ है एडिक्शन पोटेंशियल में, 2 या 3 पे है। पहला शायद हेरोइन है और दूसरा कोकेन एंड टबैको है। कोकेन एंड टबैको को सेम लेवल पे रखा है या फिर कोकेन के बाद टबैको है, ऐसा कुछ है। टबैको का एडिक्शन पोटेंशियल एक्सट्रीमली ज्यादा है, एक्सट्रीमली ज्यादा। ठीक है, भयानक एडिक्टिव, भयानक एडिक्टिव। ठीक है, और ये सेम चीज 100% बैड, 100%। मैं तो बोलूंगा ये 100% बैड, मतलब ये इसके यूजेस जीरो है, ऐसा जीरो भी नहीं है इसके यूजेस। इसके निगेटिव में मतलब क्या बताऊं मैं, अल्कोहल से भी वर्स्ट अगर कोई चीज होगी तो वो है स्मोकिंग, वर्स्ट। इससे बेकार कोई चीज ही एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो निकोटीन का जो मेन चीज है उसका तो मेन काम एडिक्शन है, उसका मेन काम कैंसर कॉज करना नहीं है। कैंसर के लिए मैंने तुमको क्या बताया था, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो सिगरेट के स्मोक में रहते हैं, दीज आर द मेन रीजन फॉर कैंसर, है ना। इसके अलावा मैंने तुमको बताया था सिगरेट में और क्या मिलता है, सिगरेट में अपने को मिलता है हेवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, है ना। मैं तुमको बताता हूँ हेवी मेटल्स के अलग अलग डिजीजेस भी अपने को इकोलॉजी में पढ़ने हैं कि हेवी मेटल्स अगर बॉडी में आ गए तो क्या क्या होता है। ठीक है, मर्क्यूरी के कारण मिनामाटा डिजीज होता है, कैडमियम के कारण इटाई मतलब आउच होता है। ठीक है, अलग अलग डिजीज होते हैं हेवी मेटल्स के कारण। आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट डिजीज होता है, बहुत सारे डिजीज है। सोचो आर्सेनिक ये पॉइजनस मेटल है, ये अपने बॉडी में आ रहा है, और ये तो 2 सबसे कॉमन चीजें हैं जिनके ऊपर एक आधे बार अपने को एमसीक्यू दिख सकता है, और ये 2 चीजें तुमको पता है इसलिए। अदरवाइज इट हैज बीन फाउंड दैट मोर देन 50 डिफरेंट कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर फाउंड इन सिगरेट स्मोक। ठीक है, इस मोर देन 50 इमेजिन करो। ठीक है, दूसरा मतलब 5वां, इसमें टार होता है। तुमने इसमें मूवीज चालू होते हो थिएटर में, उसके पहले वो एड देखी होगी मुकेश वाली, है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि इसमें टार, बहुत सारा टार, और ऐसा एक पर्सन के लंग्स को, मतलब मरे हुए पर्सन के लंग्स को ऐसा निचोड़ते तो उसमें से पूरा ऐसा जैसे अपना रास्ता बनता है ना टार से, तो वो कैसा लिक्विड टार रहता है वैसा टार गिरता है। वो कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं है, वो रियल है, सही में वैसा टार लंग्स में जमा होता है ना। अपने एल्वियोलाई मरते हैं जिसके कारण एम्फाइजीमा नाम का डिजीज होता है, एम्फाइजीमा। यार ये जो स्मोकिंग के जो निगेटिव साइड इफेक्ट्स, क्या सिर्फ उसका बुरा ही है, अच्छा कुछ है ही नहीं उसमें मैं बताने जाऊंगा ना तो ये जो मैं 6 पॉइंट्स लिखा हूं ना, इसकी जगह 50 पॉइंट्स जमा हो जाएंगे।
इतने सारे प्रॉब्लम्स है। मैं तो कुछ ऐसा मतलब बुक वगैरह लेकर बैठा नहीं हूँ, उतना ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हर चीज़ से प्रॉब्लम है। टूथ डीके होता है, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट ही नहीं है जो इससे हैम्पर नहीं होता है। हर चीज खराब होती है, हर चीज, एक भी चीज अच्छी नहीं रहती इसके बाद, ठीक है। टूथ डीके होता है, तुम्हारे गम्स का जो दांतों का जो पकड़ है वो लूज होते जाती है, टीथ येलोइंग भी होता है, ठीक है। ये तो फालतू मतलब चिल्लर चीज है, ठीक है। एडिक्शन के कारण ऑफ कोर्स ब्रेन के ऊपर तो असर होगा ही, और जब तक उसको निकोटीन नहीं मिलेगा उस पर्सन को, तब तक वो कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। एक्सट्रीमली हाई डिपेंडेंस है। लंग्स का तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ता, कैंसर तो होने ही वाला है, ठीक है। फिर निकोटीन जो है, निकोटीन जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, स्टमक और इंटेस्टाइन में जाकर अटैच होता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में जाकर अटैच होने के कारण तुम्हारा भूख जो है वो खत्म होती है, ठीक है। और भूख खत्म होने के कारण वेट लॉस वगैरह भी होता है। दूसरा ये क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज करवाता है। एड्रेनलिन रिलीज करवाने के कारण, एड्रेनलिन का काम है हार्ट बीट को तेज करना। तो जब इंसान टबैको इनहेल करता है स्मोक के थ्रू या खाने के फॉर्म में कैसे भी, तो एड्रेनलिन के कारण उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और कार्डियोवैस्कुलर वीकनेस आता है, उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाप रे, मैं अगर हार्ट के लेवल पे चले गया ना, मतलब हार्ट की चीजें बताने लग गया ना कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है स्मोकिंग से, तो मैं तो अब तुमको एक चीज बताता हूँ कि ये लंग्स से ज्यादा, ठीक है, लंग्स से ज्यादा प्रॉब्लम तो हार्ट को होता है। स्मोकिंग के कारण हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है, बीपी, ठीक है, हाई बीपी हो जाता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है तुम्हारे बॉडी का जो टबैको के कारण असर नहीं होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ कैंसर आर ड्यू टू टबैको, ठीक है। वर्स्ट चीज एवर, वर्स्ट थिंग एवर। मतलब मेरे को तो लगता है अल्कोहल और ड्रग्स से भी अगर कोई खराब चीज होगी तो वो है स्मोकिंग। क्यों पता है क्या? स्मोकिंग मतलब टबैको, मैं क्यों स्मोकिंग ही क्यों, टबैको चीवेबल फॉर्म भी, खर्रा भी, गुटखा भी, ठीक है, सब कुछ। क्यों पता है क्या? बिकॉज अल्कोहल एक तो थोड़ा सा महंगी भी चीज है और उसके ऊपर बैन वैन लगाना और उसको कंट्रोल करना थोड़ा गवर्नमेंट के हिसाब से पॉसिबल है ना। ड्रग्स वगैरह भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाना लोगों के गवर्नमेंट के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल कर पाना, टबैको एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल कर पाना गवर्नमेंट के हिसाब से भी पॉसिबल नहीं है। लोग अपने घरों में भी टबैको का पेड़ लगा सकते हैं, है ना। तो इतना डिफिकल्ट है उस चीज को कंट्रोल कर पाना, उस चीज को अपने कोई समझदारी दिखानी है और इस चीज से जिंदगी भर के लिए दूर रहना है। याद रखना ये कौन सी चीज है, तो ये नॉट इवन वंस है, नॉट इवन वंस। जिंदगी में एक भी बार ट्राई करने वाली चीज ये नहीं है, ठीक है। कि क्या होता है, एक बार मैं ट्राई तो करके देखता हूँ कि क्या होता है। नो, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज नॉट वर्थ दैट एक्सपीरियंस, है ना। रादर व्हाट वी शुड बी सेइंग इज कि कैसा लगता है एमडी करने को, कैसा लगता है पीएचडी करने को, कैसा लगता है डॉक्टर बनने को, कैसा लगता है नीट क्रैक करके जीएमसी में एडमिशन लेने को, कैसा लगता है टू बी एबल टू डू 50 पुशअप्स को, है ना, कैसा लगता है टू बी एबल टू रन 10 किलोमीटर्स को। ये सब बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है। कैसा लगता है ही अगर एक्सपीरियंस ही करने, अगर हमको न्यू एक्सपीरियंसेस ही चाहिए लाइफ में, तो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, है ना, hundreds of good experiences for us. Why do we need to go for such experiences, है ना। we need not go for such experiences and you should not go for such experiences. These experiences are not good. इनकी बिल्कुल भी अपने को जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हमने नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे ड्रग्स की तरफ। अब ड्रग्स जो है, ड्रग्स 3 प्रकार के रहते हैं, ठीक है। कौन से, तो ऐसे जो अपना जो नर्वस सिस्टम है, अपना जो ब्रेन है, उसको स्टिम्युलेट करेंगे, मतलब उसको बोलेंगे स्टिम्युलेंट्स, ठीक है। दूसरे रहेंगे डिप्रेशंस, जो अपने नर्वस सिस्टम को, डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है ये, डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन मतलब सप्रेस करना, कि
थिंकिंग की एबिलिटी को कम करना, डिप्रेशन, ठीक है। और तीसरे रहेंगे हेल्यूसिनोजेंस, ठीक है। स्टिम्युलेंट्स में अपने पास क्या क्या है? स्टिम्युलेंट्स में अपने पास है कोकेन। कोकेन अपने नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करेगा, ठीक है। दूसरा अपने पास है एम्फेटामाइंस, ठीक है। ये हो गए स्टिम्युलेंट्स। डिप्रेशंट्स में है हेरोइन। हेरोइन इज अ डिप्रेशंट। barbiturates and benzodiazepines are also stimulants, depressants, ठीक है। और हेल्यूसिनोजेंस में अपने पास है LSD। LSD इज अ हेल्यूसिनोजेन। मैजिक मशरूम नाम की एक चीज होती है, दैट इज ऑल्सो अ हेल्यूसिनोजेन। एंड एनसीईआरटी ने कोकेन को भी हेल्यूसिनोजेन बोला है, इवन दो विकिपीडिया पे मेरे को ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है। इसके अलावा हेल्यूसिनोजेंस में एट्रोपा बेलेडोना, ये पेड़ है ना, और दतूरा। ये एक्चुअली दतूरा और एट्रोपा अलग अलग है। काफी सारे लोग इसको कंफ्यूज करके एक ही समझते हैं। ये एक ही फैमिली का प्लांट्स है दोनों, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। दतूरा अपन शिव जी को महादेव के मंदिर में दतूरा वगैरह, उसके आसपास दतूरा का पेड़ रहता है और दतूरा का फल चढ़ाते हैं, तो दैट फल इज ऑल्सो हेल्यूसिनोजेनिक, ठीक है। एट्रोपा बेलेडोना ये पूरा नाम है। ये अपने को नॉर्मली मिलता है जंगलों में, मतलब पेड़ के जैसे रास्तों के आजू बाजू कहीं ग्राउंड वाउंड रहता है, खाली पड़ी हुई जमीन पे वगैरह एट्रोपा बेलेडोना उगा हुआ रहता है। इवनिंग नाइट शेड नाम है इसका, इंग्लिश नाम। इसका हिंदी मराठी नाम मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो हेल्यूसिनोजेंस। इसको भी लोग यूज करते हैं हेल्यूसिनेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोकेन। कोकेन is obtained from a plant called Erythroxylum coca. Erythroxylum coca, ठीक है। मेनली साउथ अफ्रीका में मिलता है ये पेड़, और इससे कोकेन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये स्टिम्युलेंट है, अपने नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। स्टिम्युलेट करने के कारण क्या होता है, ये हमको यूफोरिया का फीलिंग देगा। यूफोरिया मतलब जीत टाइप की, विनिंग टाइप की फीलिंग, नॉट एग्जैक्टली विनिंग, एक्सट्रीम हैप्पीनेस कह सकते हो, एंड एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस का फीलिंग ये इंसान को देता है, ठीक है। अब अगेन यू विल से कि अरे सर यूफोरिया और कॉन्फिडेंस का फीलिंग आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम, एक्सट्रीमली डेंजरस टू द बॉडी, ठीक है। इतना डेंजरस दैट इट कैन इवन बी लीथल, जान भी ले सकता है। हार्ट रेट डेंजरसली बढ़ जाता है, हार्ट रेट बिकम्स डेंजरसली हाई, ठीक है। आदमी हार्ट अटैक से मर सकता है। दूसरी बात, शरीर की बात छोड़ो, दिमाग का तुम बोलोगे सर इसको अगर कट कर दिया जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो यूफोरिया एंड कॉन्फिडेंस है उसका खुद का थोड़ी है कि वो पर्सन ने कुछ मेहनत करके कुछ अचीव किया है जिंदगी में और इसलिए वो यूफोरिया का कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं हो। तो नकली यूफोरिया, नकली कॉन्फिडेंस है, कब तक रहेगा? जब तक ये बॉडी में है तब तक, है ना। सिर्फ एक घंटा, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। एक्चुअली 20 मिनट्स में भी वो यूफोरिया की फीलिंग खत्म हो सकती है। 20 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक का वो सिर्फ एक्सपीरियंस रहता है उसके बाद अ पर्सन बिकम्स नॉर्मल। अब हम लोग जैसा अभी चल फिर रहे हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रहा है जिंदगी में। हम तो एकदम चिल जिंदगी जी रहे हैं, है ना। हम भी कॉन्फिडेंट है, हम भी हैप्पी है, लेकिन कुछ तो भी एक्सट्रीम अगर हमने एक्सपीरियंस कर लिया तो उसके सामने आज जो अभी हमारी इस समय जिंदगी चल रही है वो जिंदगी हमको अजीब लगने लगेगी, है ना। वो जिंदगी अपने को इसके सामने, इसके कंपैरिजन में उदास लगने लगेगी। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर 60 मिनट्स द पर्सन अगेन वांट्स अ डोज ऑफ कोकेन एंड इसका टॉलरेंस भी आ जाता है। टॉलरेंस मतलब उसका ज्यादा अमाउंट लगने लगता है टू गेट द सेम इफेक्ट। तो
फिर क्या होने लगता है कि यूफोरिया जब बिना कुछ काम किए ही मिलने लग जाए, कॉन्फिडेंस जब बिना कुछ काम किए मिलने लग जाए, तो आदमी काम क्यों करेगा? हैप्पीनेस की फीलिंग के लिए तो अपन मेहनत करते हैं ना, ठीक है। हम क्यों चाहते हैं? कुछ भी तुम खेल रहे हो, तुम गली क्रिकेट भी खेल रहे हो तो भी तुम जीतना क्यों चाहते हो? क्या मिलने वाला है तुमको जीत के? कुछ नहीं मिलने वाला है ना। क्लास में अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सोच के बताओ ये ऐसा क्यों हुआ होगा, तो तुम लोग सोचते हो कि कौन पहले आंसर बताएगा। तो क्यों लगता है ऐसा, है ना? क्या मिलने वाला है? मेरे को आंसर दे देने से क्लास में तुमको एडमिशन मिलने वाली है कहीं? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन क्यों लगता है? क्योंकि अपन ने कुछ किया करके, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जब आंसर आ जाता है, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं जम रहा है, बहुत सोचने का जब आ जाता है, तब कैसा क्या मस्त फीलिंग आती है ना। तो हर बार सिर्फ कुछ तो भी अपने को बदले में मिल रहा है, इसीलिए हम मेहनत नहीं करते। यूफोरिया एंड कॉन्फिडेंस के लिए भी तो हम मेहनत करते हैं। तो ये यूफोरिया एंड कॉन्फिडेंस अगर हमको फुकट में मिलने लग गया, फुकट मैंने पैसे तो बहुत गिनने ही पड़ते इसके लिए, पैसा वाला फुकट नहीं, मतलब कुछ किए बिना अगर हमको वैसी वाली फीलिंग आने लग गई कि यस मैंने फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, डिडिट वाली, ठीक है, इस बार तो नीट क्रैक करके ही रहूंगा, देख लेना, हिला दूंगा, 600 मार्क ला लूंगा, ऐसा फीलिंग आता है एकदम। जब कोई डिफिकल्ट चैप्टर अपने को अच्छे से आ जाता है, अपन टेस्ट में टॉप करते हैं, कितना हैप्पी लगता है अपने को। उससे एडमिशन नहीं मिलने वाली होती जीएमसी में अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट से, लेकिन लगता है ना कॉन्फिडेंट एंड यूफोरिक, एकदम हैप्पी, है ना। तो ऐसा क्यों लगता है अपने को? क्योंकि अपन ने कुछ किया रहता है। कुछ किए बिना अगर वैसी फीलिंग आ रही होगी तो आदमी कभी कुछ करेगा ही नहीं, उसका मोटिवेशन पूरा जीरो हो जाता है, जिंदगी जीने का पर्पज जीरो हो जाता है, जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहता है, सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, दैट इज कोकेन। नाउ यू टेल मी इफ इट गिव्स दिस फीलिंग, इज इट गुड और बैड, है ना। इसको भी कूल बनाने की कोशिश की गई है भाई हॉलीवुड, ध्यान रखना। आएगा कुछ सालों में, 5-10 सालों में ये भी कूल बन के आगे प्रेजेंट होगा, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल कूल, नॉट एट ऑल। एकदम घटिया, गंदी, सड़ी हुई चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गया कोकेन। दूसरा एम्फेटामाइंस। अच्छा एक चीज तुमको बता देता हूँ, ये जो मैंने ड्रग्स के नाम लिखे हैं ना, इसमें से कई सारे ड्रग्स दवाई करके बनाए गए होते हैं, है ना। तो अगेन जिनको साइंस का एस भी नहीं आता, बेवकूफ लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि अर्थ पे पोल्यूशन फैल गया तो अपन मार्स पे जाके रह लेंगे, इस टाइप का एकदम घटिया सोचने वाले जो लोग रहते हैं, है ना, 75% लीवर भी खराब हो गया तो ठीक हो जाएगा, और अल्कोहल में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं इसलिए मैं पीता हूँ, ऐसे जो बहानेबाज और अनसाइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक लोग जो रहते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये दवाई है, ये इस फॉर्म में नहीं लेकिन ये किसी और फॉर्म में दवाई है, ये दोनों भी दवाई है, ये भी दवाई है। तो जब डॉक्टर्स ने इसको दवाई करके डिस्कवर किया तो ये खराब कैसे हो सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। अरे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो तुम लोग। अगर दवाई लेना, दवाई मतलब अच्छा ही है ऐसा थोड़ी रहता है। अगर दवाई मतलब अच्छा ही है ऐसा है तो रोज सुबह उठते बार क्रोसिन खा लिया करो, रोज 3-4 बार भूख लगी कि क्रोसिन खा लिया करो, जब मन हुआ तब बेनेड्रिल पी लिया करो, जब मन हुआ तब डायबिटीज की गोली खा लिया करो, जब मन हुआ तब बीपी की गोली खा लिया करो। तुम्हारे दादा दादी के पास जो गोलियां होगी वो चोर लेना, कभी लेकर आना इंस्टीट्यूट में, क्लास में बैठे बैठे खा लेना। दवाई है, अच्छा ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? इस बात का कुछ लॉजिक है? इस बात में कुछ सेंस बनता है? बिल्कुल भी नहीं। अरे कोई भी दवाई रहती है तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ही एक तो एप्लीकेबल रहती है। पहली चीज, डायबिटीज की दवाई खा लोगे तुम, बेसिकली इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया सपोज तुमने, ठीक है, नॉर्मल इंसान हो तुम्हारे बॉडी में नॉर्मली इंसुलिन तैयार होता है, तुमने ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया, तो डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं कि अरे वाह वाह दवाई है, मैं तो ये लूंगा, इससे क्या होगा, एक्सेस इंसुलिन हो जाएगा, ब्लड में जितनी शुगर है वो पूरी टिश्यूज में चली जाएगी, ब्लड में शुगर ही नहीं रहेगी तो शुगर ब्रेन के पास जा नहीं पाएगी, ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, बेहोश होना हो रही तो चिल्लर चीज है। हाइपोग्लाइसेमिया के कारण इंसान मर भी सकता है, ठीक है। टमाटो खाना अच्छी बात है कि खराब बात है? ऑफकोर्स अच्छी बात है, टोमेटो में क्या प्रॉब्लम है, खाओ भाई, टोमेटो ही तो है। लेकिन जिसको किडनी स्टोन हो गया उसको डॉक्टर बोलता है ना टोमेटो नहीं खाना, दूध नहीं पीना, आंवला नहीं खाना, इसमें हाई कैल्शियम है, पालक नहीं खाना, ये सब अच्छी चीजों के बाद नाम ले रहा हूं मैं, फिर भी डॉक्टर बोलता है कि नहीं खाना। तो ऐसा नहीं होता है, चीजें अच्छी या बुरी नहीं होती है, कौन सी कंडीशन है उस चीज के लिए अच्छी, इस कंडीशन के लिए बुरी, ऐसा होता है चीजों का, पहली बात। दूसरी बात कि भली दवाइयां होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह शाम खाते खाते फिर रहे, है ना। डायबिटिक पेशेंट भी अगर एक्सेस इंसुलिन इंजेक्ट कर लेगा तो उसको भी धोखा हो सकता है
हाइपोग्लाइसेमिया का। रिक्रिएशनल यूज एंड मेडिसिनल यूज, डॉक्टर ने बताया कि ये टैबलेट इतनी बार लेना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी, अपने समान बेवकूफ थोड़ी है कि लीवर ठीक हो जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट है उसमें और ये तो दवाइयाँ है, ऐसा नहीं है। तो ड्रगिस्ट लोग जो रहते हैं वो ये बहाना मारते हैं कि दीज आर मेडिसिन, तो डॉक्टर देते तब सही और हम लेते तब क्रिमिनल, ये क्या लॉजिक है, गवर्नमेंट बेवकूफ है, ये सब ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा बोलने वाले लोग ही बेवकूफ है। ऐसे सब फालतू चीजों में, ट्रैप में नहीं फंसना। दिस माइट हैव बीन मेड फॉर मेडिसिन बट दीज आर डेंजरस थिंग्स। ये मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविजन में ही लेना अगर वो सजेस्ट करता है तो, ठीक है। तो एम्फेटामाइंस जो है, एम्फेटामाइंस क्रिस्टल मेथ नाम से मार्केट में बिकता है अमेरिका में वगैरह। इसके और बहुत सारे नाम है, ठीक है। भयानक, अगेन नॉट इवन वंस वाली चीज है ये, एकदम नॉट इवन वंस, वर्स्ट चीज है, एक्सट्रीमली एडिक्टिव। इसको बनाया क्यों गया था, तो इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम का एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसके क्योर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था ये सब्सटेंस, ठीक है। फिर ओबेसिटी में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है ये, इसलिए इसको दवाई के तौर पर यूज किया था। लोगों ने उसको टाइम पास में यूज करना चालू कर दिया, ड्रग करके, एंजॉयमेंट करके चालू कर दिया यूज करना, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो मैं लिखूंगा भी नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो हर ड्रग में है ही। मतलब सबसे पहले तो तुम्हारा हार्ट ही जाता है काम से, लेकिन इसमें सबसे गंदी चीज है कि दांत गिर जाते हैं। वो क्यों गिरते हैं एग्जैक्टली मुझको भी नहीं मालूम, किसी बुक में नहीं मिला। विकिपीडिया में एक ऐसी हाइपोथेसिस ही दिया था उन्होंने, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, ऐसा विकिपीडिया पे लिखा हुआ था। लेकिन दांत गिर जाते हैं, ठीक है। स्किन पूरी खराब हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, बूढ़े आदमी समान दिखने लगता है 20 साल का लड़का अगर क्रिस्टल मेथ का एडिक्ट हो जाता है तो, ठीक है। अच्छा, रात भर नींद नहीं आती है, रात भर नींद नहीं आती है। हाँ, नींद न आने के कारण इसको नार्कोलेप्सी में भी यूज करते थे। नार्कोलेप्सी मतलब इरेगुलर स्लीप साइकिल, इसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो स्लीपलेसनेस होता है, उसके कारण दिन में फिर दिमाग काम नहीं कर पाता है, रात भर अगर वो सोएगा नहीं तो। ट्रक ड्राइवर्स इसको रशिया में यूज करते हैं, इसको एक्चुअली ड्रग की तरह यूज करना ट्रक ड्राइवर्स ने चालू किया रशिया में, क्योंकि नींद नहीं आती है तो रात को ट्रक चलाने में आसानी होती है। और फिर वो ड्रग की तरफ फैल गया, अमेरिका में आ गया, और जो अमेरिका में आता है तुरंत घूम फिर के वापस वो इंडिया में तो आता ही है, क्योंकि अमेरिकन लोग जो करते हैं वो बेवकूफ समान हम लोग उसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं। वो लोग ऑलरेडी बेवकूफ है, उसमें हम हमारी खुद की और बेवकूफी ऐड करके उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड रेसिपी फॉर डिजास्टर तैयार करते हैं। वर्स्ट चीज, एकदम वर्स्ट, कोकेन से भी बर्बाद चीज है ये, ठीक है। ओके, तो एम्फेटामाइंस एंड कोकेन्स, दीज आर स्टिमुलेंट, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं। देखो, स्लीपलेसनेस है ना, यूफोरिया, स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आ रही है ना, न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, बराबर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्टिमुलेंट्स। हेरोइन, बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडायजेपिन्स आर डिप्रेशंस। तो उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं हेरोइन क्या है। हेरोइन अपने को कहाँ से मिलता है, तो पॉपी नाम का एक प्लांट रहता है, पॉपी, ठीक है। उसका फोटो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉपी प्लांट का। ये जो पॉपी प्लांट है, इसके फ्रूट में से ऐसे व्हाइट कलर का दूध नहीं क्या निकलता है फलों में से या पेड़ों में से, ठीक है। उसको अपन हिंदी में दूध बोलते हैं, एक्चुअली साइंटिफिक भाषा में अपन उसको रेजिन बोलना चाहिए। तो उससे अपने को मिलता है मॉर्फिन, ठीक है। पॉपी प्लांट से हमको मिलता है मॉर्फिन। ये मॉर्फिन डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट होने के कारण क्या होगा कि इससे न्यूरॉन्स का काम बंद हो जाएगा। न्यूरॉन्स का काम बंद हो जाएगा, ये न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे तो आदमी सो जाएगा मतलब न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, ठीक है, डल हो जाएगा आदमी। दूसरा, पेन का फीलिंग नहीं आएगा, तो ये पेन किलर की तरह यूज होता है मॉर्फिन, ठीक है। पुराने जमाने में क्यों, अभी भी देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में काफी ज्यादा यूज था इसका मॉर्फिन का। अभी हेरोइन में कन्वर्ट हो गया वो, इसलिए मॉर्फिन के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लग गए। बाकी पुराने जमाने में तो नॉर्मली
ऑपरेशन के बाद वगैरह पेन किलर करके मॉर्फिन ही दिया जाता था। ठीक है, मैंने तो ऐसा भी कहीं पढ़ा है कि बच्चे, छोटे बच्चे अगर ज़्यादा रो रहे, गिन कर रहे, तो उनको भी थोड़ा सा मॉर्फिन दे दिया करते थे, ये सो जाए करके। ठीक है, बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ, 1700s 1800s की। ठीक है, और कोई अगर मर रहा है तो मर रहे वाले पेशेंट को भी मॉर्फिन दे देते थे, ताकि उसका पेन का सेंसेशन कम हो जाएगा और उसकी डेथ जो रहेगी वो पेनलेस हो जाएगी। तो देखो, यूजफुल चीज़ है, अपन इसको मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान ने उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया डायएसेटिल मॉर्फिन में, डायएसेटिल मॉर्फिन। ठीक है, डायएसेटिल मॉर्फिन इज कॉल्ड एज हेरोइन और स्मैक। ठीक है, रस्तों में स्ट्रीट नेम उसका स्मैक है, स्मैक। तो स्ट्रीट नेम मतलब क्या रहता है कि जो ड्रग डीलर्स रहते हैं वो ऐसा हेरोइन नहीं बोलते। ठीक है, कुछ सीक्रेट एक टर्म अपनी बना के रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अमेरिका में वगैरह इनकी टर्म्स रहती है। ठीक है, स्मैक। कोकेन को क्रैक भी बोलते हैं, कोकेन का स्ट्रीट नेम है क्रैक। ठीक है, एम्फेटामाइन का भी कुछ स्ट्रीट नेम है, एम्फेटामाइन का क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वैसे, लेकिन स्ट्रीट नेम भी है इसका कुछ, तो भी अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रीट नेम्स रहते हैं। तो हेरोइन का स्ट्रीट नेम है स्मैक, केमिकली ये क्या है, डायएसेटिल मॉर्फिन। हम जो मूवीज में देखते हैं कि वो लोग इंजेक्शन लेते हैं कुछ ड्रग्स का, वो इंजेक्शन वाला जो ड्रग है ना, वो ये है हेरोइन। ठीक है, इसको कैसे लिया जाता है, इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किया जाने के कारण इसमें क्या है, इन्फेक्शियस नीडल अगर होगी तो HIV ट्रांसमिशन के चांसेस भी, जो हेरोइन के एडिक्ट्स रहते हैं उनमें HIV ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी, HIV ट्रांसमिशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे ये एक चीज़ रह गई अपनी कि कोकेन कैसे इंजेक्ट किया जाता है। तो इसको जनरली स्नॉर्ट करते हैं। स्नॉर्ट करना मतलब नाक के थ्रू सीधा इनहेल करना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से वो सीधा अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, दूसरा, इसको पाइप में डाल के स्मोक भी किया जा सकता है, तो वो थोड़ा अलग फॉर्म इसका मिलता है। ऐसा क्या कहते हैं इसको, छोटे छोटे दाने टाइप उसका एक फॉर्म रहता है जिसको तुम जलाकर स्मोक कर सकते हो। तो जब जलता है तो उसको फट 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 ऐसा टिकली फूटे सामान, अपने जो रोल रहता है इसका दिवाली के टाइम का है ना, वो कैसा फूटता है, फट 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 आवाज आती है, तो वैसा आवाज आता है वो जलते वक्त। तो उसको क्रैकिंग नॉइज बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए उसको क्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, क्रैक क्यों बोलते हैं, क्रैक बिकॉज उसको स्मोक भी किया जा सकता है ना। क्रिस्टल मेथ का क्या स्टेटस है, क्रिस्टल मेथ का भी वैसा ही है। इसको खाया भी जा सकता है, ओरली इंजेक्ट भी किया जा सकता है और स्मोक भी किया जा सकता है क्रिस्टल मेथ को भी। ठीक है, तो बढ़ते हेरोइन को इंजेक्ट करना एक ही तरीका है हेरोइन को एडमिनिस्टर करने का, और कोई तरीका नहीं है। तो इसमें HIV ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी हेरोइन का मैंने तुमको अभी बताया, WHO ने बोला है नंबर 1 एडिक्टिव सब्सटेंस है, इससे ज़्यादा एडिक्टिव कुछ भी नहीं है, कोकेन भी नहीं। मतलब कोकेन के बारे में ऐसा सुना है कि कोई इंसान अगर एक बार कोकेन ले लेता है तो उसमें से 70% लोग वन टाइम यूज में एडिक्ट हो जाते हैं, 70%, ऐसा कुछ डेटा मैंने कहीं सुना या पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हेरोइन को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे भी बड़ा एडिक्टिव सब्सटेंस, नंबर 1 एडिक्टिव सब्सटेंस अगर कोई है तो वो है हेरोइन। ठीक है, इट इज अ डिप्रेशन। दूसरा हेरोइन के बाद बार्बिट्यूरेट्स। ठीक है, इसको भी मेडिसिन की तरह यूज करना चालू किया था लोगों ने, डॉक्टर्स ने। बार्बिट्यूरेट्स का एडिक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोग फट से एडिक्ट हो जाते हैं, और इसका अगर ओवरडोज हो गया तो उससे बचाने का कोई उपाय नहीं है, इंसान को मरना ही पड़ता है। इसलिए बार्बिट्यूरेट्स की जगह आजकल दिए जाते हैं बेंजोडायजेपिन। एक बाय के कारण पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है।
रिप्लेस्ड बाय बेंजोडायजेपिन्स। पहले ये दिया करते थे, अभी क्या देते हैं, ये देते हैं, क्योंकि इसका एडिक्शन पोटेंशियल कम है। अगर ओवरडोज होता नहीं और ओवरडोज हो गया तो उसका उपाय डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है, और बाकी इफेक्ट उसका बार्बिट्यूरेट्स के समान ही है, ठीक है। इसलिए बेंजोडायजेपिन्स आजकल देते हैं। इसका कमर्शियल नेम जो है, जैसे पैरासीटामोल ये केमिकल है, उसका कमर्शियल नेम है क्रोसिन, है ना। तो इसका कमर्शियल नेम है वैलियम। वैलियम के नाम से इसको बेचा जाता है, ठीक है। ये वही न्यूरॉन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वगैरह यूज होता है। इसको भी लोगों ने रिक्रिएशन के लिए, मतलब एंजॉयमेंट के लिए यूज करना चालू कर दिया। इनके भी ओवरडोज में डेथ हो सकती है, और वही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो रहता ही है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम हेल्यूसिनोजेंस की तरफ। ये अपना लास्ट पार्ट है, हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस में सबसे पहला मैंने बोला एलएसडी। एलएसडी क्या है? एलएसडी है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइन। लाइसर्जिक एसिड डाइइथिल अमाइन कहाँ से मिलता है ये अपने को? तो क्लेविसेप्स पर्पुरिया नाम का एक फंगस है। क्लेविसेप्स पर्पुरिया नाम का एक फंगस है, ठीक है। इसको अर्गोट फंगस बोलते हैं। उससे एक्चुअली अपने को पूरा एलएसडी नहीं मिलता है, उससे अपने को लाइसर्जिक एसिड मिलता है। डाइइथिल अमाइन लगाने का काम बाद में लैब में किया जाता है, ठीक है। ये हेल्यूसिनोजेन है, हेल्यूसिनेशंस क्रिएट करता है। हेल्यूसिनेशंस मतलब क्या होता है? हेल्यूसिनेशंस मतलब ऐसी चीजें दिखना जो प्रेजेंट नहीं है, ऐसी चीजें सुनाई आना जो एक्चुअली में आवाज नहीं आ रहा है, ऐसी चीजों का, ठीक है। तो क्लेविसेप्स पर्पुरिया से वो काम, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइसर्जिक एसिड अपने को उसमें से मिलेगा, ठीक है। तो हेल्यूसिनेशंस उसके कारण होंगे। इसको दवाई की तरह से क्यों इस्तेमाल करना चालू किया था? एलएसडी का क्या इस्तेमाल था? तो एलएसडी में एक हेल्यूसिनेशन होता है आउट ऑफ द बॉडी नाम का। आउट ऑफ द बॉडी के में क्या होता है कि वो एलएसडी लेने वाले पर्सन को ऐसे लगता है कि वो बैठा इधर है, लेकिन उसको ऐसे लगता रहता है कि वो अपने बॉडी के बाहर निकल रहा है, मतलब आत्मा बाहर निकल रही है टाइप का फीलिंग उस पर्सन को आता है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक पैरानोइया करके डिजीज रहता है। चाहे पैरानोइया भी अल्कोहलिज्म के कारण होता है, पैरानोइया भी होता है अल्कोहलिज्म के कारण। पैरानोइया में क्या रहता है? एक्सेस फियर लगता है किसी भी चीज का, मतलब हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, तो अल्कोहल के विड्रावल सिम्टम में है एक्चुअली वो पैरानोइया। तो हम रास्ते से जा रहे हैं, तो कोई ट्रक आ रहा है तो ऐसे लगेगा कि वो ट्रक आके मेरे को ही मार रहा है, मतलब मेरे को ही उड़ा देगा। हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारे पीछे कोई लोग चल रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि अपने को किडनैप करने के लिए चल रहा है। बेसलेस फियर एंड एक्सट्रीम फियर, ठीक है, पैरानोइया। तो कुछ लोगों को डेथ का फोबिया रहता है, पैरानोइया रहता है, मरने का बहुत डर लगता है कुछ लोगों को। तो उनका वो डर भगाने के लिए, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस के लिए उनको एलएसडी दिया जाता था, तो कि वो आत्मा बाहर निकल रही है टाइप का फीलिंग जब एक्सपीरियंस करते थे तो उनका डर थोड़ा सा कम होता था। लेकिन लोगों ने इसको भी रिक्रिएशन करके यूज करना चालू कर दिया, ड्रग की तरह यूज करना चालू कर दिया। तो इसके ऊपर बैन लग गया, और अभी पैरानोइया के पेशेंट्स को वर्चुअल रियलिटी के मदद से ट्रीट किया जाता है। मतलब वो जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में हर तरफ कैमरे रहते हैं, और कैमरे से उनका शूटिंग चल रहा होता है, उनको बिठा कर रखा रहता है उस रूम में, ठीक है। और उनके आंखों पे वर्चुअल रियलिटी लगाया रहता है, वीआर। तुमको पता होगा वीआर क्या रहता है? उसमें 360 डिग्री वीडियो दिखता है पूरा। तुम ऊपर देखो तो छत दिखता है, नीचे देखो तो सीलिंग दिखती है, ऐसा है ना। तो वो जो वीडियो बनाया जा रहा है उस पर्सन का खुद का, वो वीडियो उस पर्सन को खुद के वीआर में जो मोबाइल है उसमें ट्रांसमिट किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पता नहीं तुम लोगों को, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना। तो उसको क्या, वीआर क्या है तुम देख लेना, तुमको समझ जाएगा। वीआर अगर नहीं पता होगा तो वर्चुअल रियलिटी, तो खुद का ही वीडियो जब वो देखता है एक कैमरे के एंगल से, तो उसको खुद की बॉडी जब दिखती है, तो अगेन दैट इज कंपेरेबल टू समवॉट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो उसके मदद से पैरानोइया का ट्रीटमेंट आज के डेट में किया जाता है। तो एलएसडी को अपन ने
बैन कर दिया है। ठीक है, जैसा ये फंगस है एक हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस प्रोवाइड करने वाला, वैसा एक और फंगस है हेलुसिनोजेनिक वाला, वो है मशरूम। ठीक है, हर एक मशरूम नहीं, हर एक मशरूम बिल्कुल भी नहीं, स्पेसिफिक मशरूम, उस मशरूम का नाम है सीलोसाइबिन। ठीक है, सीलोसाइबिन नाम का एक मशरूम है, वो वही स्पीशीज का मशरूम अगर खाओ तो उसमें भी इसी टाइप का एक हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस रहता है, जिसके कारण हेलुसिनेशंस हमको होते हैं। ठीक है, तीसरा कोकेन के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है, ये आई डोंट थिंक ये ट्रू है, पर एनसीईआरटी अपनी बाइबल है, एनसीईआरटी ने जो बोल दिया वो अपने को सीधा आंख बंद करके फॉलो करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, विकिपीडिया में नहीं है, इसलिए क्या सच क्या झूठ आई डोंट नो, और मेरे पास कोई इसके लिए बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि हाई डोजेस अगर हो गए कोकेन के तो हेलुसिनेशन होता है। ठीक है ये भी हो गया। उसके बाद एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा, इसके फोटो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दतूरा का पेड़ काफी कॉमन है, दतूरा कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, अंडरलाइन नहीं किया है इसको। ये कोई वो शंकर जी को महादेव के मंदिर में जो फल चढ़ाते ये वो वाला दतूरा है, दैट इज ऑल्सो हेलुसिनोजेनिक। ठीक है, इन सब के अलावा एक और चीज है जिसको एनसीईआरटी ने ना स्टिमुलेंट बोला है, ना हेलुसिनोजेन बोला है, ना डिप्रेसेंट बोला है, तो वो क्या है आई डोंट नो, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। विकिपीडिया ने उसको डिप्रेसेंट भी बोला है, उसके एक स्ट्रेन को डिप्रेसेंट बोला है और एक स्ट्रेन को स्टिमुलेंट बोला है, तो उसको किस में डालने का आई डोंट नो। ठीक है, कैनेबिस, कैनेबिस इज अ जीनस। ठीक है, इस कैनेबिस के कई सारे स्पीशीज है, लेकिन दो मेन स्पीशीज है, कैनेबिस सटाइवा, कैनेबिस इंडिका। ये अमेरिका में मिलता है, ये इंडिया में मिलता है, ऑफकोर्स नाम से समझ में आता है। ठीक है, विकिपीडिया ने कैनेबिस सटाइवा को स्टिम्युलेंट बोला है, विकिपीडिया ने कैनेबिस सटाइवा को स्टिम्युलेंट बोला है और कैनेबिस इंडिका को डिप्रेसेंट बोला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कैनेबिस क्या है, कैनेबिस इसका स्ट्रीट नेम है मेरीवाना, अमेरिका में इसका स्ट्रीट नेम है मेरीवाना। ठीक है, आई नो दैट इज जे, बट मैंने तुमको इंग्लिश लैंग्वेज कैसी बेकार लैंग्वेज है एक बार बताया था है ना क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, अजीब लैंग्वेज, इट इज नॉट वाई, इट इज जे, MARIJUANA, बट जे इज प्रोनाउंस्ड एज, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज जे। ठीक है, मेरीवाना। तो इसमें क्या होता है, इसकी लीव्स जो होती है, लीव्स, इससे बनता है भांग। ठीक है, इसका जो इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस क्या है अपने को पता ही है, अभी मॉर्फोलॉजी में अपना हो चुका है ना। इनफ्लोरेसेंस को अगर स्मोक किया तो उसको बोलते हैं गांजा। एंड इसका जो रेजिन रहता है, रेजिन जैसे अपन ने पॉपी प्लांट का रेजिन निकाला था, उससे मॉर्फिन मिला था, वैसे इसका जो रेजिन रहता है उसको बोलते हैं चरस, अमेरिका में चरस को बोलते हैं हशीश। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये सब मिलती एक ही चीज से, कैनेबिस के प्लांट से। तो ये क्या है, एनसीईआरटी ने बोला है कि वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का स्टिमुलेंट है, मतलब अगेन हार्ट बीट इसमें बढ़ेगी। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेंट है। और दूसरा एनसीईआरटी का बता रहा हूँ पहले, एनसीईआरटी ने बोला है कि ये ब्रेन को जाके सीधा अफेक्ट करता है, ब्रेन में न्यूरल पाथवेज तैयार करता है, मतलब न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन सेट करता है। कनेक्शन सेट करने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं और आदमी के थॉट्स इधर उधर रैंडमली घूमने लगते हैं और आदमी फिर उन थॉट्स में खो जाता है। ठीक है, उन थॉट्स में ऐसा कहीं तो भी पड़ा रहेगा और खो जाएगा अपने थॉट्स में, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, पर एमटीजी में मेरे को एक क्वेश्चन दिखा, उसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनोजेन, और उसका आंसर था कैनेबिस। अब कैनेबिस को एनसीईआरटी ने तो हेलुसिनोजेन नहीं बोला है। ठीक है, एमटीजी में हेलुसिनोजेन बोला है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कैनेबिस इज नॉट अ हेलुसिनोजेन। ठीक है, विकिपीडिया ने उसको हेलुसिनोजेन नहीं बोला हुआ है। ठीक है,
बट MTG में मेरे को वो दिखा था क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है, इस कैनेबिस के बारे में थोड़ा सा तुमको बताना चाहूंगा एडिशनली, बिकॉज कैनेबिस जैसा मैंने तुमको बताया, ये जो है ये इसको कूल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5-10 सालों में बॉलीवुड हॉलीवुड इसको कूल बना देगा, है ना। कोकेन को, अल्कोहल और स्मोकिंग को तो पिछले मतलब 30-40 सालों से बॉलीवुड और हॉलीवुड ने कूल बनाने का प्रोसेस चालू कर दिया था। उसको तो भयानक तरीके से कूल बना चुका है ऑलरेडी। इसको कूल बनाने की प्रोसेस जोरों शोरों से बॉलीवुड हॉलीवुड की अभी चल रही है। ठीक है, बेवकूफ लोगों का क्या रहता है, मतलब बेवकूफ लोग ये सोचते हैं कि इसको, अब क्या है ना यार, अमेरिकन लोग है बहुत इडियट। अमेरिकन लोगों को क्या कौन सी चीज अट्रैक्ट कर लेगी कुछ बता ही नहीं सकते। तो अमेरिकन पीपल आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड बाय शिवजी महादेव, शंकर भगवान। ठीक है, और शंकर भगवान इज एसोसिएटेड विद भांग, शंकर भगवान इज एसोसिएटेड विद धतूरा। ठीक है, ऐसा माना गया है कि वो अघोरी करके कुछ साधुज होते हैं, तो अघोरी की जो प्रक्रिया है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, उसमें उस प्रक्रिया में भांग, अल्कोहल, धतूरा ऐसे दिमाग को इम्पेयर करने वाले केमिकल्स को का यूज उसमें एक उसके रिचुअल का एक पार्ट करके कंसिडर किया गया है। उसका रीजन ये है कि इफ स्पिरिचुअलिटी सेज दैट गॉड इज एवरीवेयर, तो फिर गॉड खराब चीजों में भी रहना चाहिए, खराब लोगों में भी रहना चाहिए, है ना। तो हर खराब चीज, अच्छे और खराब दोनों चीजों को एम्ब्रेस करो। अच्छा और खराब का भेदभाव अपने को मिटाना है। इस हिसाब से वो रिचुअल उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इस चीज को अमेरिकन लोग समझते तो है नहीं, बस शिवजी को वो कूल समझते हैं। शिवजी वॉज अघोरी। ठीक है, तो शिवजी के साथ एसोसिएटेड है भांग, तो बस इसको कूल बना डाला है, और इसको बाकी किसी चीजों के साथ, बाकी कोई फिलोसॉफी उसकी समझे भी ना, उसको आंख बंद करके अप्लाई करना चालू कर दिया है। ठीक है, ध्यान रहे कि अघोरी वाला वो जो रिचुअल है उसमें सिर्फ भांग लेना या अल्कोहल पीना इतना ही तक वो लिमिटेड नहीं है। उसमें स्मशान भूमि में जाकर रात भर मेडिटेशन करना। ठीक है, किसी नए शहर में जाकर, उस शहर में जो सबसे खतरनाक, हर गांव में हर शहर में कोई ना कोई एक भूत बंगला तो होता ही है भैया, है ना। उस भूत बंगले में बैठकर रात भर तपश्चर्या करना, मेडिटेशन करना, ऐसे ऐसे रिचुअल्स तक है। ठीक है, जहां पर डेड बॉडी जल रही है कहीं एक्चुअल में, ऐसे कब्रिस्तान में जाकर, ऐसे स्मशान भूमि में जाकर वहां पर उस जलती हुई डेड बॉडी के बाजू में बैठना ठंडी के टाइम पे, और उससे जो उसके आग से, उसके राख से जो गर्मी निकल रही है, उसी गर्मी से खुद को गर्म रखना, ऐसे तक रिचुअल्स है। क्योंकि डर और खराब, अच्छा खराब, ये सब इमोशंस अपने को छोड़ने हैं, हर जगह ईश्वर को देखना है, इस टाइप का उनका वो फिलोसॉफी है। अब मेरे को खुद को पर्सनली, टू बी फ्रैंक, ये सही नहीं लगता है, लेकिन अगर तुम किसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो फिर पूरा भी फॉलो कर लो भाई, है ना। बैठो तुम भी स्मशान में, बैठो तुम भी कब्रिस्तान में, बैठो तुम भी रात को जाकर भूत बंगले में, फिर मैं मानूंगा कि तुम शिवजी के भक्त हो। सिर्फ भांग खाना और खुद को शिवजी के भक्त कहना इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, बट आई एम सीइंग दिस मोर एंड मोर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज आर giving some or other references of this thing. Increasing number of references are coming. ठीक है, तो I am warning you beforehand, not cool at all. ठीक है, not cool, बिल्कुल भी कूल नहीं है। इसको किसी भी तरीके से कूल चीज से कंपेयर नहीं करना है कि शिवजी खाते थे मतलब इससे मेडिटेशन का यूज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, LSD जो है ना, LSD का जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस तुमको मैंने बताया, ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस इंटेंस मेडिटेशन के बाद भी आता है, और तुम और मैं भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैंने तो लिया भी है, तुम भी ले सकते हो। हार्डली 1-1.5 घंटे का मेडिटेशन लगता है, अ पर्सन कैन फील दिस एक्सपीरियंस इजीली। ठीक है, तो मेडिटेशन इज सपोज टू बी स्पिरिचुअल थिंग। इसलिए 70s में क्या हो गया, अगेन अनपढ़ लोग, पॉप स्टार, रॉक स्टार, जिनको पढ़ाई लिखाई कुछ आती नहीं है, समझता कुछ है नहीं, ऐसे लोगों ने LSD को और कैनेबिस को स्पिरिचुअलिटी से और मेडिटेशन से जोड़ना चालू कर दिया। इसका तो टेंशन ही नहीं था, इधर तो सीधा शिवजी आ गए थे मदद करने के लिए कि भैया ये तो मेडिटेशन में हेल्प करता ही है।
ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होने के देने के कारण इस मतलब ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। इससे भी अपने को भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये सब चीजें आई एम टेलिंग यू, इंडियन लोग नहीं, अमेरिकन लोग 1960s और 70s में जो हिप्पी कल्चर आया था, उन्होंने ये सब चीजें बोलना चालू कर दिया था कि ड्रग्स आर अ स्पिरिचुअल थिंग, ड्रग्स आर गुड फॉर अस, दिस दैट, ऐसा ऐसा बकवास पूरी चालू कर दी थी। ठीक है, तुमने बीटल्स नाम के एक इसका नाम सुना होगा, क्या कहते हैं, एल्बम का। ठीक है, जॉन लेनन का नाम सुना होगा, जो उनका लीड गिटारिस्ट था शायद, और सिंगर तो था ही, और लिरिसिस्ट भी था, गाने वाने भी लिखता था। ठीक है, तो ये जॉन लेनन बहुत ड्रग्स की तारीफ करता था और लव, पीस एंड एवरीबडी इज इक्वल ऐसी बातें करता था, पूरा संत टाइप की बातें करता था, और बोलता था कि ये सब चीजें ड्रग्स के कारण है, ड्रग्स स्पिरिचुअल है, ये वो ऐसी बकवास करता था। हार्डली 10 साल तक ये कल्चर चला। 10 सालों के बाद उसके जब फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स आना चालू हो गए, साइड इफेक्ट्स, तो वो माहौल खत्म हो गया ड्रग्स को स्पिरिचुअल वगैरह समझने का। लेकिन उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट अभी भी बचा है। देयर आर सम पीपल हु स्टिल बिलीव इन सच फॉल्स लाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन। ठीक है, याद रहे उसी टाइम पे 1960s के टाइम पे पुणे में एक ईरानियन संत होके गए। ईरानियन, वो ईरान से आए थे। ठीक है, मतलब उनके जो दादा परदादा पापा वगैरह वो तो ईरान के थे। उनका नाम था मेहर बाबा। उनका अहमदनगर में काफी बड़ा एक आश्रम भी है। वो खैर आश्रम वाश्रम तो वो सब छोड़ो, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, आई कांट से इट ऑन यूट्यूब पे मैं कुछ बोल दूंगा कंट्रोवर्शियल, तो कोई भरोसा नहीं है आज के डेट में, बट तुमको पता है। तो आश्रम वाश्रम तो छोड़ो, लेकिन मेहर बाबा वॉज अ टोटली जेन्युइन पर्सन। ठीक है, साईं बाबा के साथ भी इनकी मुलाकातें हैं, और साईं बाबा है सेड की मेहर बाबा इज एन एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड पर्सन। वो कोई ढोंगी पर्सन नहीं है, बहुत अकम्प्लिश्ड पर्सन मेहर बाबा वॉज। मेहर बाबा के कई सारे स्टूडेंट्स भी बहुत अकम्प्लिश रह चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मेहर बाबा ने ये जो ड्रग का माहौल बढ़ रहा था 1960s में और 70s में, इसको रोकने के लिए किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था गॉड इन अ पिल। ठीक है, और इस गॉड इन अ पिल नाम की किताब में उनका एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसमें वो बोलते हैं कि इफ इट वॉज पॉसिबल टू गेट गॉड बाय अ पिल, ठीक है, अगर एक पिल लो, कुछ एक भांग ले लो, कुछ LSD ले लो, कोकेन ले लो, और तुमको गॉड मिल जाएगा। अगर वो इतना इजी था, अगर वो अगर वो पॉसिबल होगा, तो गॉड वुड नॉट बी वर्दी समझता है ना, लायक ऑफ बीइंग कॉल्ड गॉड। इफ इट वॉज पॉसिबल टू गेट गॉड, टू अटेन गॉड, गेट बहुत बेकार हो गया। If it was possible to attain God by a pill, God would not be worthy of being called God। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रखना। तुम लोग जब अगले साल MBBS करने के लिए शहर के बाहर निकलोगे, तुमको अलग अलग लोग मिलेंगे, तब तुम्हारे साथ ये चीज़ होगी ये। और जब तुमको ये ज्ञान मिलेगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, है ना, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना। 100% जो मैं तुमको बता रहा हूँ याद रखना। तुमको अगर थोड़ा भी मेरे पे विश्वास होगा, थोड़ा भी तुमको लगता होगा कि मैं कुछ पढ़ लिख के बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं फेंक रहा हूँ, 1% भी लगता होगा, तो बस इस चीज़ पे याद रखना, ये जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, एज वेल एज दिस थिंग नॉट कूल एट ऑल, इसमें 1% भी कुछ अच्छा नहीं है। ये पूरे तरीके से खराब चीजें हैं। तुमको जो लोग इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं, करते हैं, वो पूरे तरीके से अनपढ़ लोग हैं, है ना। बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स एंड एथलीट्स आर नॉट क्या कहेंगे हम, साइंस के फील्ड में वो कोई पहुंचे हुए लोग नहीं। वो अपने अपने खुद के फील्ड में, अपने एक्टिंग के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में और स्पोर्ट्स के फील्ड में वो बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत टॉप लोग होंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट जॉन लेनन वाज अ बैड सिंगर, नॉट एट ऑल, ठीक है। अपने अपने फील्ड में वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत अकम्प्लिश लोग होंगे, लेकिन साइंस, दे आर नॉट साइंटिस्ट, और उनकी राय हमने नहीं माननी चाहिए इन सब चीजों को लेकर। ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ दीज आर बैड थिंग्स। ऑलवेज जब साइंस की बात कर रहे हो, इवन लाइफ की बात कर रहे हो, है ना, तो यूर आइडल शुड बी
educated people and not such people who influence you in wrong ways. Getting? तो बहुत छोटा टॉपिक है, नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया. क्यों इतना बड़ा वीडियो बनाया तुमको पता ही है, स्टार्टिंग में ही बताया. और आई एम टेलिंग यू कि ये फिर भी मेरे को उतना मैं चीज़ें नहीं बता पाया जितनी मैं एक्चुअल लाइव क्लास में बताता, फिजिकल क्लास में बताता, उतनी चीज़ें मैं नहीं बता पाया. तो वापस जब सब रिज्यूम हो जाएगा तब हम अगेन एक बार इसको और या फिर ऐसे बाकी 2 सालों में मैं तुमको काफ़ी सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में बताते रहूँगा. इन सब चीज़ों के बारे में अगर कुछ डाउट होगा या कुछ पीयर प्रेशर तुमको फील करवाया जा रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम तुमको इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर हो रहा होगा, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी फॉर काउंसिलिंग, है ना. आई विल ऑलवेज डिटर यू फ्रॉम दिस थिंग्स. डू नॉट वरी एट ऑल. ठीक है. विद दिस आई साइन ऑफ. बाय बाय.